डियर स्टूडेंट्स, इस बार के एपिसोड आने में थोड़ा डिले हुआ क्योंकि त्यौहार भी बीच में आ गया और कई और सारे कारण जुड़ते चले गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अपने जो उनकी पढ़ाई का जगह है वो छोड़कर अपने गांव में आ गए और त्यौहार बहुत सारे लोगों ने अपने स्थान पे मनाया। लेकिन अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसे फिर से रेगुलेट करेंगे। उम्मीद है कि डिले अब कम से कम होगा। हमारा भी प्रयास रहता है कि जब डिले हो रहा है तो आप इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये डिले ज़्यादा ना हो। देखिए, बीपीएससी का जो हम लोग एपिसोड कर रहे हैं वो बड़ा मल्टीफेसेट हो रहा है। 64वीं का मेंस का, 65वीं का पीटी का हम लोग 2-2.5 महीने से कर रहे हैं और अब बिल्कुल नया एपिसोड आ रहा है जिसमें सिर्फ थंबनेल बीपीएससी लिखा होता है। उसके भी 4 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो ये थंबनेल देख करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किनका किस तरह से एपिसोड आ रहा है। एकदम नया, जो अभी नए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक नया ओनली बीपीएससी लिखा होता है थंबनेल पे। तो वो आप मानकर चलें कि वो एकदम नए लोगों के लिए। और 65वीं बीपीएससी का हम लोग 35 एपिसोड्स कर चुके हैं, 35, और 36वां एपिसोड होगा। तो ये आपके लिए है जो 65वीं बीपीएससी यानी फोर्थ कमिंग बीपीएससी अपियर होंगे, देंगे एग्जाम और निकालेंगे। और 64वीं का मेंस का भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी 30 से ज़्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट आप लोग कर लें। एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सही है कि बीपीएससी को हम लोग कई स्तरों पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जिनकी जानकारियों में कमी है, तो वो इस सब एपिसोड्स को चाहें तो 1 बाय 1 देख करके अपने मेंस, पीटी और एकदम नए सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें वो सब आप देख सकते हैं। आज हम लोग 65वीं बीपीएससी के लिए 36वां एपिसोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले उन 10 प्रश्नों के आंसर्स लेते हैं जो आपसे पूछे गए थे। काफ़ी लोगों ने आंसर के जवाब भी दिए। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, मराठा में शिवाजी के शासनकाल से संबंधित था। एक क्वेश्चन था कि 10 बोध के रचनाकार कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 10 बोध। तो इसका आंसर हो जाएगा समर्थ रामदास। भक्ति आंदोलन जब चला तो पूरे भारत में बहुत सारे भक्ति संत क्षेत्र विशेष में हुए। उसमें महाराष्ट्र में बहुत सारे संप्रदाय आए, बहुत सारे भक्ति संत सामने आए। उसमें शिवाजी के राजगुरु थे समर्थ रामदास। तो इसका आंसर हो जाएगा समर्थ रामदास। दूसरा क्वेश्चन था यही शिवाजी से संबंधित कि शिवाजी की जो अर्थव्यवस्था थी वो किससे प्रभावित थी, जो उनकी आर्थिक नीति थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक अंबर। दक्षिण दक्कन में अहमदनगर साम्राज्य में वहाँ का प्रधानमंत्री था मलिक अंबर, जो इथियोपियाई था, इथियोपिया से अफ्रीका से आया था। और साम्राज्य में, इस राज्य में जो अहमदनगर का निज़ामशाही राज्य था, वहाँ पर इसने बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया अपनी काबिलियत के आधार पर। तो उसने जो उस अहमदनगर के राज्य में आर्थिक नीति चलाई जो बहुत पॉपुलर थी, जो किसानों के साथ सीधा संवाद करना और बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ, तो ये नीति शिवाजी ने भी अपनाई। इसे कहते हैं मलिक अंबर की आर्थिक नीति। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक अंबर। शिवाजी की आर्थिक नीति मलिक अंबर की आर्थिक नीति से, इकोनॉमिक पॉलिसी से प्रभावित थी। उसके बाद ज्योग्राफी में एक गड़बड़ हुआ था। ज्योग्राफी में आपसे झील से और जलप्रपात से क्वेश्चंस होने चाहिए थे, वो मिस्टेक हुआ था। हमने प्रश्न किया आपको भारत की जलवायु से, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से 2 क्वेश्चन हमने किया था। हालांकि लेक्स एंड वाटरफॉल से क्वेश्चन होने चाहिए थे, वो टॉपिक आपने पढ़ा था। एनीवे, उससे 2 क्वेश्चन ऐसे थे, पॉपुलर क्वेश्चन थे, काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिए। इसमें तीसरा क्वेश्चन था ज्योग्राफी से, जो मिस्टेकनली गलत टॉपिक से पूछा गया था, फिर भी आपने जवाब दिया। उसमें पूछा गया था कि भारतीय मौसम विभाग यानी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे मेट डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जो भारत में मौसम संबंधी बहुत सारे फॉरकास्ट करते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेट डिपार्टमेंट का। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और चौथा क्वेश्चन था ज्योग्राफी से ही कि मैंगो शावर्स, प्री मानसून शावर यानी मानसून आने से पहले की वर्षा, मैंगो शावर जो आम की खेती को बहुत प्रोप करती है, ये कहाँ आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और कर्नाटक। केरल में ये मैंगो शावर्स लोकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकप्रिय है। कर्नाटक में भी और थोड़े बहुत गोवा वगैरह में भी इस मैंगो शावर की बारिश होती है। तो विशेष रूप से इसका आंसर हो जाएगा मैंगो शावर्स दक्षिण भारत, उसमें विशेषकर केरला या कर्नाटक। एग्जाम में केरल चॉइस में रहता है, आपसे केरल का आंसर वो जानना चाहता है कि मैंगो शावर्स किस रीजन में प्री मानसून यानी मानसून पूर्व वर्षा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल या कर्नाटक। उसका साइंस में आपने किया था बायोलॉजी में प्लांट डिजीज और प्लांट हार्मोन,
यानी पादप हार्मोन और पादप रोग, उससे 2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 5वां नंबर क्वेश्चन, कि वो कौन सा गैसियस प्लांट हार्मोन है जो गैसियस, एकमात्र गैसियस हार्मोन जो प्लांट हार्मोन है, उसका नाम क्या है बताना था। तो उसका आंसर हो जाएगा इथिलीन। इथिलीन नेचुरल हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो गैसियस फॉर्म में आपको दिखाई देता है। बहुत महत्वपूर्ण, यानी फलों को पकाने में ये गैसियस हार्मोन नेचुरल हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें यहाँ पर कि एसिटिलीन और इथिलीन में लोग कंफ्यूज करते हैं। कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन या इथिलीन, आपके बुक में दोनों रहता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ होता है। आपको याद रखना चाहिए कि इथिलीन नेचुरल गैस है, जबकि एसिटिलीन अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। ये कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस निकलती है। फलों को ज़बरदस्ती जब पकाना होता है आर्टिफिशियली, तब हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। दरअसल कैल्शियम कार्बाइड के, जिसे कार्बेट भी बोलते हैं, आप देखेंगे कि फल विक्रेता कार्बाइड के टुकड़े फलों के ऊपर रख देते हैं। यही जब डैम्पनेस इसमें आता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, जल से रिएक्शन करता है, तो ये गैस जनरेट करता है जो एसिटिलीन गैस होती है, जो अप्राकृतिक रूप से फलों को जल्दी से पका देती है, टाइम से पहले। उसमें स्वाद भी नहीं होता, कम होता और नुकसानदेह भी होता है। तो एसिटिलीन गैस अप्राकृतिक रूप से कच्चे फलों को पकाने का स्रोत है, जबकि इथिलीन गैस नेचुरल गैस है, फलों को नेचुरली पकाता है। इथिलीन गैस जो दरअसल एक हार्मोन है, गैसियस हार्मोन, प्लांट हार्मोन। तो ये आपका साइंस से हो गया। उसके बाद हम लोग इधर पॉलिटी से हम लोगों ने स्रोत किया था, भाग किया था और अनुसूचियां की थी। उससे हमारा क्वेश्चन था कि भारत में जो फेडरल सिस्टम है, केंद्र राज्य के बीच, ये संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यानी भारत में संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से आ जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा से फेडरल सिस्टम हम लोगों ने लिया है। दूसरा क्वेश्चन था कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? शेड्यूल का। ये अनुसूचियां आपको 12 सभी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। 11th शेड्यूल में पंचायती राज से संबंधित अलग अलग बहुत सारी लिस्ट है और उनके डिटेल्स हैं। ये तो हो गया आपके पॉलिटी से। उसके बाद आपने बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट किया था और उससे 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन बेगूसराय जिले से था कि बेगूसराय में वह कौन सा पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी है, उसका नाम बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा कांवर झील बर्ड सेंचुरी, कांवर झील पक्षी विहार। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन था कि रामधारी सिंह दिनकर, ये इनका गांव कहाँ, जन्म इनका किस गांव में हुआ? भारत के राष्ट्रकवि तो मैथिली शरण गुप्त हैं, लेकिन ये मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रकवि अपनी रचनाओं के कारण, राष्ट्रीय रचनाओं के कारण इन्हें राष्ट्रकवि का खिताब दिया गया, टाइटल दिया गया। इनकी प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो बीपीएससी में मेंस में जो हिंदी लिटरेचर रखते हैं उनको कुरुक्षेत्र पढ़ना होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया गांव, जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये क्वेश्चंस तो वे क्वेश्चंस हो गए जो आपसे पूछे गए थे। अब वे 10 क्वेश्चंस जो आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा और उसके जवाब आपको अभी तत्काल देने हैं, बिना बुक्स देखे, इंटरनेट देखे, क्योंकि ये आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा है। अब इससे 10 क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ा है तो तत्काल आप जवाब दें। काफ़ी लोग जवाब देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि आपने रियली पढ़ा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हिस्ट्री से। आपने बालाजी विश्वनाथ किया, बालाजी शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी जो पेशवा सारे आए उससे संबंधित आपको पढ़ना था। आपने पढ़ा होगा उम्मीद है, और उससे 2 क्वेश्चन है। किस पेशवा को नाना साहब कहा जाता था? पहला क्वेश्चन, कौन पेशवा नाना साहब के नाम से लोकप्रिय हुए? और दूसरा प्रश्न कि पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कब किया गया? इसका साल बताना है। पुरंदर की संधि कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जान लें, मराठों के टाइम में 4 बड़ी संधियां हुई। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, बेसिन की संधि। ये 4 बड़ी संधियां हैं मराठा काल की, पेशवाई काल की विशेष रूप से। तो इसे आपको समझना है। हमने आपसे पुरंदर की संधि के बारे में साल पूछा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 कि पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, किस वर्ष, कौन से साल में सामने आई, यह संधि कब हुई, साल बताना है।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आपने ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन फॉरेस्ट किया था, वेजिटेशन। यहाँ से मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष, सुंदरी के ट्री, ये किस प्रकार के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के फॉरेस्ट में, कौन से वनों में पाए जाते हैं, इसका टाइप आपको बताना है, चूँकि आपने फॉरेस्ट पढ़ा है। और चौथा क्वेश्चन ज्योग्राफी से कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, आपने जो फॉरेस्ट पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस प्रकार के वन में पाई जाती है? उस वन का अगेन प्रकार बताना है कि इस वन में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। आपके बुक में लिखा हुआ है अगर आपने पढ़ा। और याद रखें, हम फिर से कहेंगे कि आप ओनली लूसेंट या ओनली क्राउन ना लें, प्लीज़ आप दोनों बुक लें, दोनों बुक से पढ़ें, क्योंकि 1 या 1.5 पेज का ये टॉपिक है। आप एक बुक में देखेंगे कुछ कमियां हैं, यहाँ पेशवाई काल के से संबंधित क्राउन में बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत कम दिया है, तो वहाँ पर आप भरपाई इसकी करेंगे लूसेंट से। लूसेंट में अच्छा दिया है, ये सेक्शन लूसेंट में अच्छा दिया है। पेशवाई काल यानी शिवाजी के बाद का उत्तराधिकारियों का जो काल है वो काल लूसेंट में अच्छा डिटेल्स दिया है, क्राउन में देख रहे हैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप दोनों बुक रखें, आधे अधूरे ढंग से पढ़ाई नहीं करना है, तब फिर देखिए एग्जाम में वही 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स से कमियां रह जाती हैं। हम चाहते हैं कि इस बार आप ऐसा ना करें, विशेषकर जिन्हें इस बार रिजल्ट में आना ही आना है, तो आप ये ना करें, दोनों बुक्स रखें। और बिहार का स्पेशल, बिहार का आप अगेन क्राउन का बिहार स्पेशल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप वो भी ज़रूर ले लें ताकि बिहार का स्पेशल आप पढ़ सकें। चलिए ये तो हो गए ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए। साइंस में आपने किया था, बायोलॉजी हो गया था, उसके बाद आपने लाइट यानी प्रकाश किया था। प्रकाश से लाइट से 2 क्वेश्चंस, ये आई साइटेडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी दृष्टि दोष से। तो आपको बताना है कि बूढ़े लोग जिनके आंख की लोच, फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त होने लगती है, इन्हें किस प्रकार का चश्मा पहनने के लिए कहा जाता है, यानी कि आपको बताना है कि इस दृष्टि दोष के लोग किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में। और इधर उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि मिरर यानी दर्पण, एक समतल दर्पण होता है, उसमें दर्पण बनाने के लिए उसके पीछे एक लेप, एक कोटिंग किया जाता है। ये कोटिंग किस चीज़ का होता है, उस कंपाउंड का नाम बताना है जिसका दर्पण बनाने के निर्माण में, उसका परावर्तन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए उसका कोटिंग करना पड़ता है। तो वो कोटिंग यानी लेप दर्पण में किस चीज़ का चढ़ाया जाता है। उसके बाद आइए इंडियन पॉलिटी से, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्रोत पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया, अनुसूचियाँ पढ़ ली। नेक्स्ट उसके बाद पहला फर्स्ट आर्टिकल अब शुरू हो गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 यानी भाग 1 पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, नए राज्यों का पुनर्निर्माण या उनका पुनर्गठन। जब हमारा संविधान लागू हुआ या बनकर तैयार हुआ, उसके बाद नए राज्यों को लेकर बहुत सारे रीऑर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन हुए, यानी उनका पुनर्गठन हुआ। बम्बई से अलग होकर गुजरात अलग हो गया, हरियाणा से, पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, उधर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य बने। तो ये राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, ये आपको पढ़ना था। आर्टिकल 1 से लेकर 4। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 6, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 में, तब भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? कितने राज्य थे और कितने यूनियन टेरिटरीज थे जब हमारा संविधान लागू हुआ? तो आपको बताना है कि ये संख्या क्या थी। अब एक ज़िले से, जो हम लोगों ने खगड़िया ज़िला लिया था, उससे 2 क्वेश्चंस। खगड़िया ज़िला से 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, खगड़िया ज़िला किस NH पर स्थित है? एवरी टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, खगड़िया ज़िला आपने किया था, इसके लिए आपने बुक तो नहीं लिया, हम जान रहे हैं, बुक में भी मिलेगा नहीं। ये टॉपिक आप नेट सर्च करके करें, आप कोरा में जा सकते हैं, आप विकीपीडिया में जा सकते हैं, और भी दूसरे वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रिक्ट के आप डिटेल्स ले सकते हैं। खगड़िया ज़िला से मेरा क्वेश्चन है कि कौन से NH पर खगड़िया ज़िला स्थित है। 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, खगड़िया ज़िले का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम, ये आपको बताना है। 10 क्वेश्चन हो गए आज के, वे जिनके जवाब आपको तत्काल देने हैं, बुक्स इंटरनेट नहीं देखना है। आज के जो टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री में आपने कर लिया है, मराठा समाप्त हो चुका है, शिवाजी के बाद हम लोगों ने पेशवा काल भी किया है, होपफुली आपने पढ़ा होगा, इसे आप मिस ना करें, एक भी टॉपिक आप मिस करेंगे। अगर पेशवा काल आपने नहीं पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने मराठा साम्राज्य से छोड़ दिया, और ये एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में दिख जाते हैं, तब वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हिस्ट्री में अब हम लोग करेंगे मुगलों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल एरा।
जो मुगलों का पतन हुआ, अब वहाँ पर बहुत सारे परवर्ती शासक और औरंगजेब के बाद के शासक आए जो कमज़ोर थे, वीक थे। अब उनमें वो ताप नहीं था, वो उनमें वो ऊर्जा नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी। तो ये परवर्ती शासक बहुत सारे घटनाक्रम इतिहास में छोड़ के चले गए। यानी बहादुर शाह, फर्रुख सियार, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, ये सब डिटेल्स, बहादुर शाह जफर, ये डिटेल्स आप लें। हर के शासनकाल की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो एग्जाम में दिख जाती हैं। तो ये परवर्ती मुगल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलग अलग शासकों के काल में कुछ घटनाक्रम आया। किसने रॉयल फरमान जारी किया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर प्रभाव दिखेगा आपको। हिस्ट्री में तो ये हो गया, ज्योग्राफी में आपने कर लिया है फॉरेस्ट होपफुली। अब हम लोग करेंगे मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। कितनी प्रकार की मिट्टियाँ हैं, किसने ये विभाजन किया, ये जो डिवीजन है मिट्टियों के टाइप्स, ये कौन डिवीजन कर रहा है ऑथेंटिक, और कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लिटराइट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब डिटेल्स आप लें। कौन सा फसल किस मिट्टी में उगता है, कौन सी मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। ज्योग्राफी के बाद साइंस हम लोग ले लेते हैं। साइंस में हम लोगों ने लाइट किया है, प्रकाश, फिजिक्स में। अब हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट। हर बार हम इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। और सिंथेटिक फाइबर हम लोग करेंगे, यानी केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंथेटिक, जिसे रासायनिक रेशे, लूसेंट में इसका जो हेडिंग है रासायनिक रेशे, जबकि यहाँ पर संश्लेषित रेशे। सिंथेटिक रेशे का हिंदी शब्द हो जाएगा संश्लेषित रेशे। इसमें आप नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, ये सब डिटेल्स आप करेंगे, क्योंकि आप जान ले नेचुरल फाइबर जो होते हैं उसमें सिल्क है, उसमें पटसन है यानी जूट है, कॉटन है, ये सब नेचुरल रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। लेकिन अप्राकृतिक यानी अननेचुरल, ये जो सिंथेटिक रेशे हैं, इन्हें आपको समझना है। ये सब रेशे कैसे बनाए जाते हैं, केमिकल स्वरूप इनका समझना है। तो संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर यानी कि रासायनिक रेशे, ये आप करें टॉपिक्स में, समझ कर करें ताकि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बन जाए। केमिस्ट्री का एक टॉपिक हो गया। इधर हम लोग पॉलिटी में 1 से लेकर 4 आर्टिकल कर चुके हैं। उसके बाद अब अनुच्छेदों के हिसाब से आगे बढ़ेगा, आर्टिकल के हिसाब से। आर्टिकल 5 से लेकर 11, भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। अब हम लोग नागरिकता करेंगे, सिटीजनशिप करेंगे, जिसमें भाग 2 पार्ट 2 आएगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पार्ट 2 में कौन सा विषय वर्णित है। तो नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित बहुत सारे लोग जान रहे हैं, नए लोगों के लिए इस तरह के आपको समझ कर पढ़ना है। तो आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप पढ़ें। क्या सिटीजनशिप, भारत में नागरिकता किसे मिलती है, यहाँ वंशानुगत नागरिक कौन बन जाता है, किस प्रकार के नागरिक हैं जो जन्म लेते ही यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, और कौन से प्रकार हैं जिससे हम नागरिकता भारत की ले सकते हैं। विदेशी कोई होगा तो भारत की नागरिकता कैसे लेगा, नागरिकता एक्ट अधिनियम किस वर्ष आया, ये सब डिटेल आपको समझ कर पढ़ना है। यहाँ से हो गया एक ज़िले हम लोग आज लेंगे। हम लोगों ने खगड़िया कर लिया, बेगूसराय, खगड़िया, हम लोग अब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। सहरसा डिस्ट्रिक्ट करेंगे आप, इसके डिटेल्स आप लें। कौन सी नदी बहती है, कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा इंडस्ट्री है, क्या यहाँ मुख्य उत्पाद है, क्या इसकी विशेषता है, यहाँ के कोई लीडर्स तो ऐसे नहीं थे जो राष्ट्रीय स्तर के थे, ये सब डिटेल्स आप यहाँ से लेंगे सहरसा ज़िला से। छठा टॉपिक आपका हो गया प्रतियोगिता दर्पण। इसे हम लोग एवरी टाइम एक टॉपिक ले रहे हैं, हालांकि इसके टॉपिक्स हमारी ओर से नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे। हम करेंगे अपने स्तर पर भी, आप अभी अपने स्तर पर करें। अब आप करेंगे अप्रैल के 2019 के प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ये आप करें प्रतियोगिता दर्पण से। सेकंड टॉपिक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिला वो उससे रिलेटेड है। उसके बाद सऊदी अरब से लेकर करके मैक्सिको से लेकर बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, विश्व बैंक के हेड ने त्यागपत्र दे दिया, और भी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको दिखा देंगे। तो इसे भी आप करें। तो ये हो गए आज के 6 टॉपिक्स। इतना आप कंप्लीट करें, काफ़ी कुछ हो गया। साथ में आप अपने कमेंट्स ये ज़रूर दें कि लूसेंट और क्रॉन में आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आप पढ़ते हैं और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ ये टॉपिक बड़ा अच्छा था, इसमें समझाया था, शॉर्ट में अच्छे से समझाया, तो ये भी आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें फीडबैक मिलता है कि ये बुक कहाँ पर सही है, कहाँ पर इसमें कमियाँ हैं, और उसे हमें कैसे परिपूरित करना है, इसे कैसे हमें भरना है। वो जो होल्स, कमियाँ हैं, उसे हमें भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बहुत
कमज़ोर हैं, वीक हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो टॉपिक्स में समझ भी नहीं पाते होंगे बहुत सारे टॉपिक्स को, तो आप कमेंट से हमें बताएं कि ये टॉपिक्स हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, या ये टॉपिक बड़ा अच्छा था इस बुक में, लूसेंट क्रॉन या वॉट एवर जो भी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर आप अपने कमेंट ज़रूर दें। मौन नहीं रह जाए कि हो गया, आगे देखेंगे, अगली बार समझेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने कमेंट्स दें। कई बार हम जवाब देते हैं, कई बार हम कमेंट्स निकल भी जाते हैं पीछे, हम नहीं भी देख पाते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन प्रयास करते हैं कि आपके कमेंट्स हम देखें और समझने का प्रयास करें कि आप इन टॉपिक्स को किस स्तर पे पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में हम इससे संबंधित प्रश्नों को बना पाएँ। अच्छे से पढ़ें, अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, अच्छे नतीजे आएंगे। हम लोग को होपफुल रहना है, इस बार बीपीएससी हम लोगों को निकालना है। टेक केयर।